हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संगम ज्ञापन, जो कि कंपनी लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे संगम ज्ञापन के आवश्यक तत्व या फिर संगम ज्ञापन का विषय वस्तु। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं संगम ज्ञापन के आवश्यक तत्व या विषय वस्तु। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार कंपनी के सीमा नियम में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यानी संगम ज्ञापन के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 कहती है कि कंपनी के सीमा नियम में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है, यानी निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। जिसमें से पहला आवश्यक तत्व है नाम खंड, यानी कंपनी का विशेष नाम होना चाहिए। दूसरा खंड है रजिस्टर्ड कार्यालय खंड, यानी कि जो कार्यालय हो वह रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, किसी स्थान विशेष पर होना चाहिए। अगला है उद्देश्य खंड। तीसरा क्या है? उद्देश्य खंड है। चौथा है सीमित दायित्व, यानी जो कंपनी है उसका जो दायित्व है वो सीमित होना चाहिए। पांचवा है पूंजी खंड। छठवा है संघ तथा हस्ताक्षर खंड। और अब इसके आगे देखेंगे एक एक को विस्तार से। जिसमें से पहला खंड है नाम खंड। सीमा नियम के नाम वाले खंड में कंपनी के नाम के बारे में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है कि कंपनी को अपना नाम कैसे और कौन सा नाम रखना है। नाम वाले खंड में क्या कहा गया है कि किसी भी कंपनी को अपना नाम कैसे रखना है, कौन सा नाम रखना है, कौन सा नाम नहीं रखना है, इस बारे में कुछ प्रावधान किया गया है। तो इसमें कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहली शर्त है कि कंपनी अपना कोई भी नाम रख सकती है। यानी कंपनी प्राइवेट हो यानी निजी हो या फिर पब्लिक हो यानी सार्वजनिक हो, वह अपना कोई भी नाम रख सकती है, बशर्ते यह नाम किसी अन्य पूर्व स्थापित कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी अपना नाम तो रख सकती है, लेकिन वह नाम किसी पहले से स्थापित किसी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। यानी उसका जो नाम हो वह यूनिक नाम होना चाहिए, यानी किसी कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। नाम वाले खंड का जो दूसरा शर्त है, तो दूसरी शर्त है कि कोई भी कंपनी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना निम्न नामों का प्रयोग नहीं कर सकती। यानी कोई भी कंपनी हो, सार्वजनिक हो या निजी हो, यानी कि प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, वह निम्नलिखित नामों का प्रयोग सरकार की अनुमति के बिना, गवर्नमेंट की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकती। तो वो कौन कौन से नाम हैं? तो वो नाम है जैसे सम्राट, यानी सम्राट नाम का प्रयोग कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो यानी पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो यानी निजी हो, वह निम्नलिखित नामों का प्रयोग यानी सम्राट शब्द का यानी नाम का प्रयोग नहीं कर सकती। ऐसे ही अगला नाम जो है महारानी, राजकीय, शाही, क्राउन, राजा, रानी, इंपीरियल, सहकारी, स्टेट, नगर पालिका, चार्टर्ड तथा केंद्रीय आदि नामों का प्रयोग नहीं कर सकती। तीसरी शर्त है कि कोई भी कंपनी जो सहकारिता विधान के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, वह सहकारी अथवा सहकारी निर्देशन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। चौथी शर्त है कि कंपनी किसी भी ऐसे चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकती जो चिन्ह व नाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत वर्जित है। यानी कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वह किसी भी ऐसे चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकती जो चिन्ह व नाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत प्रतिबंधित है यानी वर्जित है। पांचवी शर्त है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में एलटीडी तथा निजी कंपनियों को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। यानी जो सार्वजनिक कंपनियां हैं यानी जो पब्लिक कंपनियां हैं, उन पब्लिक कंपनियों को अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाना पड़ेगा, तथा जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन कंपनियों को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। साथ ही जो कंपनियां विज्ञान, कला, संस्कृति आदि के विकास के लिए स्थापित की जाती हैं, वे अपने नाम के आगे यानी अपने नाम के आगे से लिमिटेड शब्द हटा भी सकते हैं। यानी जो लिमिटेड वाला शब्द होता है, इस पोर्शन को वो हटा भी सकते हैं, बशर्ते उनको इसको हटाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। और अब दूसरा है रजिस्टर्ड कार्यालय खंड। दूसरा क्या है? तो दूसरा आवश्यक तत्व है रजिस्टर्ड कार्यालय खंड, धारा 12। कंपनी के सीमा नियम का दूसरा खंड कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय से संबंधित होता है।
तो इसमें केवल उस राज्य का नाम दिया जाता है, यानी रजिस्टर्ड कार्यालय वाले खंड में केवल उस राज्य का नाम दिया जाता है जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होता है, यानी जहां पर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होता है। जैसे कि यदि उदाहरण के लिए देखा जाए कि किसी कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय कानपुर में है, तो सीमा नियम में कानपुर ना लिखकर उत्तर प्रदेश लिखा जाएगा। यदि किसी कंपनी का जो कार्यालय है वह कानपुर में है, तो रजिस्टर्ड जो है उसका जो कार्यालय है उसमें कानपुर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसको लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कानपुर ना लिख करके उत्तर प्रदेश लिखा जाएगा। और अब अगला खंड है उद्देश्य खंड, यानी अगला जो सीमा नियम का आवश्यक तत्व है वह है उद्देश्य खंड। कंपनी अधिनियम की धारा 13 के खंड का से लेकर के घ तक के अधीन उद्देश्य खंड सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी जो उद्देश्य खंड है सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र और उद्देश्य का उल्लेख रहता है, यानी कंपनी को क्या क्या कार्य करने की शक्ति है और उसका क्या उद्देश्य है, इसका उल्लेख उद्देश्य खंड में किया जाता है। उद्देश्य खंड कंपनी के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करता है कि उसका अधिकार क्या है तथा कंपनी इसके निर्धारित सीमा से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकती, यानी उद्देश्य खंड से बाहर कोई भी कार्य कंपनी नहीं कर सकती है। जैसा कि सीमा नियम से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण वाद ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर बनाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कंपनी अपने ऐसे सभी उद्देश्यों को कार्य रूप प्रदान करने के लिए सक्षम है जिनका उल्लेख उद्देश्य खंड में किया गया है, परंतु वह उनके बाहर कार्य नहीं कर सकती, यानी कंपनी जो है उन सभी कार्यों को कर सकती है, उन सभी उद्देश्यों को अपने कार्य रूप प्रदान कर सकती है जिसका उसने अपने उद्देश्य खंड में वर्णन किया है, किंतु उससे बाहर वह कुछ भी नहीं कर सकती है। अब अगला वाला जो खंड है सीमित दायित्व संबंधी खंड। अगला खंड क्या है या अगला आवश्यक तत्व क्या है सीमा नियम का? तो अगला सीमा नियम का जो आवश्यक तत्व है सीमित दायित्व संबंधी खंड। सीमित दायित्व संबंधी खंड का प्रोविज़न धारा 4 के क्लास 1 के सब क्लास डी में किया गया है कि कंपनी की सीमित दायित्व संबंधी खंड में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है, यह लिखा गया है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व का स्वरूप किस प्रकार का है, यानी जो कंपनी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका दायित्व किस प्रकार का है, अर्थात उनका दायित्व अंश सीमित है या फिर गारंटी द्वारा सीमित किया गया है। अगला खंड है पूंजी खंड। पूंजी खंड में यह उल्लेख करना होता है कि कंपनी की कुल पूंजी कितनी है, यानी जो कंपनी है उसकी कुल पूंजी कितनी है तथा वह अंशों में किस प्रकार विभक्त है। उदाहरण के लिए यदि प्रत्येक अंश का मूल्य 100 रुपये हो तो कंपनी को इसका उल्लेख उसकी सीमा नियम की पूंजी खंड में करना होगा। अगला है संघ तथा हस्ताक्षर खंड, जो है सीमा नियम का अंतिम खंड होता है और इस खंड को घोषणा वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इस खंड में सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम सभी व्यक्ति जिनके नाम व पते यहाँ पर दिए हैं इस बात के इच्छुक हैं या इस बात की इच्छा करते हैं कि सीमा नियम के बाद यानी संगम ज्ञापन के बाद हमारा निर्माण एक कंपनी के रूप में हो जाए और हम वे अंश लेने को तैयार हैं जिनका हमारे नाम के सामने उल्लेख किया गया है या नाम के सामने लिखा गया है। और इस घोषणा पत्र के अंत में हस्ताक्षर करने वाले के नाम, पते व व्यवसाय तथा उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अंशों की संख्या एवं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।